स्टार्ट विद द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे, किसका निकालेंगे? सबसे पहले करंट कैरिंग कॉइल का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। एक करंट कैरिंग कॉइल का क्या निकालने वाली हूं मैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाली हूं। तो ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट गया, क्या गया? इसमें करंट गया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कितने नंबर ऑफ टर्न्स? कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? कितना करंट है और कितना एरिया है? कितने नंबर ऑफ टर्न्स? करंट इनटू एरिया। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है करंट इनटू एरिया, पर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं साथ में उनसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आती है करंट कैरिंग कंडक्टर का। यूनिट क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट नहीं, करंट का यूनिट एम्पेयर और एरिया का मीटर स्क्वायर, इट्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बताया था एक बार मैग्नेट का भी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ऑफ बार मैग्नेट, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। एक बार मैग्नेट क्या होता है? उसका एक एंड नॉर्थ होता है और एक एंड साउथ होता है। सो वन एंड इज नॉर्थ एंड सेकेंड एंड इज साउथ। नो, वन एंड इज नॉर्थ एंड सेकेंड एंड इज साउथ। इज दैट क्लियर? पक्का? अब क्या होता है, इन नॉर्थ और साउथ एंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 2a, और इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है? m। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है बार मैग्नेट की, दोनों में से किसी की भी पोल स्ट्रेंथ ले ले और उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, विच इज 2a। इट इज मोर, आप इसे कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। किससे कंपेयर कर सकते हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से। जैसे आपके पास एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और उनके बीच में कितना डिस्टेंस? 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे भी दो ऑपोजिट पोल है, और यहाँ पे भी क्या है? बार मैग्नेट में भी दो ऑपोजिट पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ, और उनके बीच का डिस्टेंस विच इज m। ओ सॉरी, दोनों के बीच, दोनों की पोल स्ट्रेंथ m, और उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 2a। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आ गया? आगे चले, आगे बढ़ोतरी करें। अब तीसरी चीज, अब फिर से हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। किसका? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। किसका निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, चाहे वो क्लॉकवाइज करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करे। आपको पता है एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है। एक क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, जिससे क्या होता है? उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाती है। सो हमें एक ऐसा ऑर्बिट चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, और जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? कैंसल आउट ना हो। इज दैट? हाँ, नहीं डिलीट नहीं, भोर मैग्नेटन, इसको भोर मैग्नेटन बोलते हैं। दिस इज नॉट डिलीटेड पार्ट। किसने बोल दिया? नाम तो मत बोला था ना। नहीं, ये डिलीटेड नहीं है बेटा, ये है। अब मैंने आज ही सिलेबस चेक किया है, उसमें है। कटवाया था ना एक बार क्लास में। एग्जाम आइडिया है अभी देना। आपके पास एक ऑर्बिट है, यू हैव अ ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ये है। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है? r। क्या रेडियस ऑर्बिट का? r, ठीक है। उस ऑर्बिट का रेडियस है r। प्लीज बेटा डोंट टॉक, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव कर रहा है तो करंट पैदा होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो करंट पैदा होगा। तो ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। तो मेरे पास क्या हो रहा है? ये करंट पैदा हो रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये देख बेटा, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तीनों का है बेटा। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ही है ना इलेक्ट्रॉन की। आपको वर्ड बोल दिया ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो तीनों की निकालो। आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करंट कैरिंग कॉइल की भी, बार मैग्नेट की भी, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग की भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इससे क्या हो रहा है? करंट पैदा हो रहा है। तो करंट कितना पैदा होता है किसी भी कॉइल में? हमेशा Q/T।
कौन सा चार्ज घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन टी टाइम में घूम रहा है। आप बोल रहे हैं मैम करंट से क्यों निकाला? क्योंकि मैंने करंट इसलिए निकाला क्योंकि मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना था। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? किसी भी अगर बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट इनटू एरिया। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले करंट निकालूंगी और फिर मैं एरिया निकालूंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा। किसका? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किसमें? ऑर्बिट में। पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहिए। अगर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उनकी मैग्नेटिक डाइपोल आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, तो एक करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, उससे करंट पैदा हुआ क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा होगी? डाउनवर्ड। तो अब इस कॉइल में जिसमें करंट कैरी कर रहा है मैं उसकी क्या निकाल रही हूँ? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल रही हूँ। और मैंने अभी आपको पढ़ाया जहां करंट कैरी करता है वहां मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है? करंट इनटू एरिया। सो अब जो करंट घूम रहा है, जो करंट पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट पैदा होगा, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या? इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई, और टाइम क्या है? टी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है। जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो वो डिस्टेंस कितना कवर करती है? जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है, विच इज 2 पाई आर अपॉन वी। तो मेरे पास आई कितना होगा? आई होगा ई, और टी की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर अपॉन वी। वी ऊपर चला जाएगा, ई वी अपॉन 2 पाई आर। तो ये मेरा करंट का फॉर्मूला आ गया, ई वी अपॉन 2 पाई आर। दिस इज माई करंट। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसको फर्दर थोड़ा सा और रीडिफाइन कर सकते हो। आपके पास जो V होता है, ठीक है, वो कितना होता है? मेरे पास V क्या होता है? ओमेगा आर। आप चाहो तो ये V की वैल्यू भी डाल सकते हो। ये है मेरा प्लस, हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज माई लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो दिस इज V, दिस इज ओमेगा आर, और नीचे क्या आ गया? 2 पाई आर। आर से आर कैंसल, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? ई ओमेगा अपॉन 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या थी? आई इंटू ए। आई कितना है मेरे पास बच्चों? आई कितना है मेरे पास? ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया। और ऑर्बिट का एरिया क्या होगा? ऑर्बिट इज लाइक अ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ई ओमेगा ए, और यहां पे क्या आएगा? सॉरी ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सो मेरे पास ई, पाई से पाई कट गया, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। ये मेरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गई। अभी खत्म नहीं हुई, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स, बोर का पोस्टुलेट क्या बोलता है? एंगुलर मोमेंटम वाला क्या बोलता है? एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। एच पता है प्लैंक कांस्टेंट, और एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू 1 अगर आप के शेल में हो, एन की वैल्यू 2 अगर आप एल शेल में हो, एन की वैल्यू 3 अगर आप एम शेल में हो, और एन की वैल्यू 4 अगर आप एन एच शेल में हो। सो वी क्या होता है? वी अभी बताया ओमेगा आर होता है, जस्ट पुट इट ओवर हियर। सो वी की वैल्यू ओमेगा आर, साथ में क्या है? एक और आर, एन एच अपॉन 2 पाई। इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दो, तो यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई। ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, जो क्या आ गई? एन एच अपॉन 2 पाई, और एम को नीचे ले जाओ, तो ये ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? एन एच अपॉन 2 पाई एम। तो आप क्या करोगे? पुट, दिख रहा है दुलेशन को? पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये E और ओमेगा आर स्क्वायर क्या है? एन एच अपॉन 2 पाई एम, और नीचे क्या है? 2। सो आपके पास 2 जो एन को बाहर ले आओ, ई एच 4 पाई एम। ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसकी? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है। इसमें एन क्या होता है? एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये भी तो है ना, ये बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट किया हमने इसको। ठीक है, अब E की वैल्यू फिक्स्ड होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। H की वैल्यू फिक्स्ड है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। पाई इज व्हाट? M इज व्हाट?
9.1 10⁻⁻31। ये सारी वैल्यूज को पुट कर लो। EH अपॉन 4πm 1.6 इंटू 10⁻⁻19। H इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 4π इज वॉट 3.14। दिस इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। EH अपॉन 4πm सॉल्व करोगे आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻27 अम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को बोल देते हैं म्यू एम, दैट मीन्स द बोर मैग्नेटर। क्या बोल देते हैं इसको? बोर मैग्नेटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसी के साथ सीबीएसई वालों का टॉपिक खत्म होता है, कुछ नहीं है और उनके सिलेबस में, सीबीएसई वालों के सिलेबस में और कोई भी बस अब एक चीज है यहाँ पे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब वो क्यूरी लॉ की बात कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो बॉडी के अंदर, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, उस बॉडी की मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी उतना ही डिक्रीज होता है। ये क्यूरी ने बताया था। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है? एक सब्सटेंस कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी और वो कितना मैग्नेटाइज हुआ। आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी और वो कितना मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। इसलिए धरती के अंदर जो आयरन है उसको कभी भी ये रीजन नहीं माना जाता कि उस आयरन की वजह से अर्थ मैग्नेटिक है। क्यों? इतना सारा आयरन है, आयरन मैग्नेटिक है और अर्थ के अंदर है, तो उसी की वजह से अर्थ को आनी चाहिए थी मैग्नेटिक, पर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? रीजन उसका एक ही है, क्योंकि बेटा अर्थ के नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इतने हाई टेम्परेचर पे आयरन अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर चुका होगा। तो क्यूरी ने बोला, उसने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और यहाँ पे ये क्या डाल दिया? क्यूरी कांस्टेंट। दिस सी इज व्हाट दिस इज माय क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली लास्ट वाले जो टॉपिक्स है ना वो डिफाइन नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली लास्ट में बोला हुआ है कि आपको मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब बताना है। तो इसलिए वो जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल है ना, इस वजह से मैंने हिस्ट्रीसिस कर्व पढ़ाया था, क्योंकि भाई अब मैग्नेटाइजेशन की बात कर रहा है तो हिस्ट्रीसिस कर्व भी मैग्नेटाइजेशन ही बताती है। हिस्ट्रीसिस कर्व बी और एच में बनती है। हिस्ट्रीसिस का मतलब होता है लैग करना। जो एच होता है उसके पीछे पीछे बी भागता है, बी लैग करता है। बी क्या है? व्हाट इज बी? एक सब्सटेंस, एक स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, एक स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड दी, जिसे बोलते हैं हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैंने सब पढ़ाया था। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, विल फॉर्म अ ग्राफ। यहां बी ले लेंगे, ये स्पेसिमेन मैग्नेटाइज है, और यहाँ पे हाँ जी ठीक है। अच्छा मैम, ये लाइट्स क्यों नहीं जलाते हैं यहाँ पे? पहले तो चल रही थी बीच में ना, इन बिटवीन, फिर बंद हो गई है लाइट्स ना। इवन हमें खुद नहीं दिखता है। आज मैं देखती हूँ +1 आधी +1 तो मेरी जो लड़कियां थी ना जो बाहर की थी वो वहीं पड़ गई है, क्योंकि फॉग के कारण। जो मैग्नेटिक फील्ड देते हो ना उसे NI से रिप्रेजेंट करते हो। क्यों भाई? जितने नंबर ऑफ टर्न्स है और जितना करंट दिया उतनी मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब करंट एक टर्न में कितना करंट जा रहा है? I, तो N नंबर ऑफ टर्न्स में कितना करंट जाएगा? NI। एक टर्न में कितना करंट है? I। एक टर्न में कितना करंट है? I, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? N। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपके पास ये है H और ये है B। मैं H क्या है आपके पास? ये क्या है? आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी, और B क्या है? एक स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ। अब देखो, एक समय स्टार्टिंग में आप जितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो सब्सटेंस उतना मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, बट एक समय आया सैचुरेशन पॉइंट आ गया, आपने मैग्नेटिक फील्ड दी, सब्सटेंस बोल रहा है अब इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता भाई, मैं मतलब खत्म हो गया मेरे बस में।
और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं एक्वायर कर सकता, तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, पर सब्सटेंस इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करनी शुरू कर दी, आपने मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज की, आपने मैग्नेटिक फील्ड कम करनी शुरू कर दी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम करनी शुरू कर दी, मैग्नेटिक फील्ड कम करनी शुरू कर दी, सब्सटेंस आपने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी है, खत्म होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जीरो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, पर सब्सटेंस अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। देखो इतनी मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर अभी भी है, वो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। सीबीएसई वाले चाहे बच्चे इसको इतना ध्यान से ना पढ़े, बट आईसीएसई वाले बच्चे, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे इसको पढ़ ले। सब्सटेंस अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, इतना मैग्नेटाइज्ड है सब्सटेंस अभी भी। इज दैट क्लियर? सब्सटेंस इज इतना मैग्नेटाइज्ड। अब क्या किया हमने? ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, और होते होते क्या हो गया? एक समय उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो गई। पर मैग्नेटिक फील्ड है, पर सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं है। वो पॉइंट होता है मेरा कोरोसिविटी। ठीक है, ये मैं एक चीज गलत बोल गई, ये बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज गलत बोल गई मैं। जितना करंट दे रहे हो उतना ज्यादा सब्सटेंस क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। और ये स्पेसिमेन कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आई थिंक उल्टा लिख दिया हुआ है, उल्टा लिख दिया है। बी क्या है? आपने जो मैग्नेटिक फील्ड दी, एच क्या है? सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, ये मैंने उल्टा लिख दिया हुआ है। ठीक है, ये नाम भी रिवर्स कर लेना। ठीक है, स्पेसिमेन जब मैग्नेटाइज होता है तो वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, स्पेसिमेन जब मैग्नेटाइज होता है तो वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और सब्सटेंस कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी? वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये साइन उल्टे ऊपर नीचे हो गए, वो कर लेना, ये एच और ये बी। तो यहां देखो, आपने मैग्नेटिक फील्ड दी, सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हुआ। आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, सब्सटेंस इससे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, एच की वैल्यू इससे नहीं बढ़ रही। अब तुमने बी की वैल्यू कम करनी शुरू कर दी, कम की जीरो कर दी, बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी, पर स्पेसिमेन अभी भी इतना मैग्नेटाइज्ड है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बच गई, रेजिड्यू बच गया। इसलिए उसको क्या, रेजिड्यू से याद रखना, रिटेंटिविटी। आर फॉर रेजिड्यू, आर से रिटेंटिविटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने के बाद भी वो क्या रहता है? मैग्नेटाइज्ड रहता है। ऐसे मटेरियल कौन होता है? स्टील। आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, स्टिल वो मैग्नेटाइज रहते हैं, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया? पर आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए यार, अंदर बिल्कुल खत्म हो जाए, तो क्या करो आप? मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करोगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, पर सब्सटेंस क्या रहेगा? बिल्कुल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। उस पॉइंट को बोलते हैं कोरोसिविटी, जब सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो जाता है पर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मैग्नेटाइज हो, पहले मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, फिर से मैग्नेटाइज करना है, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते गए, वो फिर से मैग्नेटाइज होता गया। उसके बाद उसके हाथ फिर से खड़े हो गए, भाई इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, सैचुरेट पॉइंट अचीव हो गया, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। अब फिर क्या करेंगे? अब उसे फिर से डीमैग्नेटाइज करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे, इतना डिक्रीज किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो जीरो हो गई, पर सब्सटेंस अभी भी क्या रहा? मैग्नेटाइज रहा। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फिर से रिटेंटिविटी। क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। बात क्यों चेंज किया? इस पे नहीं आता वापस? नहीं बेटा, कभी भी नहीं आएगा। उसका मतलब है वो उसी बात पे फिर से वो क्या होगा? डीमैग्नेटाइज होगा, फिर उसी बात पे मैग्नेटाइज होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, डोमेन्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसका पाथ अलग बनाया। हमेशा सेम डोमेन पे वो कभी मैग्नेटाइज नहीं होता। डोमेन मतलब ये चीजें, ये चीजें। ठीक है, अब वो डीमैग्नेटाइज हो गया डीमैग्नेटाइज, कंप्लीट हो गया। हुआ नहीं भाई, कहाँ हुआ? देखो ध्यान नहीं लोगों का बिल्कुल भी। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, पर उसमें अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए फिर पहले इधर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई थी, अब इधर को बढ़ाएंगे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ाई। अब वो डीमैग्नेटाइज हुआ, कोरोसिविटी पॉइंट। अब वो डीमैग्नेटाइज हुआ, तो फिर से मैग्नेटाइज करने के लिए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, फिर से वो मैग्नेटाइज हो गया। तो ये जो कर्व है ना, ये कर्व बता रही है कि एक स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितना एनर्जी स्पेंड होगा। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितना एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं।
हाउ मच एनर्जी वी आर स्पेंडिंग टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज अ स्पेसिमेन। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी से बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की और पैरामैग्नेट्स की। परमानेंट मैग्नेट, सॉरी, परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जिनकी हाई क्रॉसटिविटी हो, मतलब वो जल्दी क्या हो, अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर जल्दी खत्म ना करे, हाई रिटेंटिविटी हो और हाई ही क्रॉसटिविटी हो और हाई ही परमियाबिलिटी हो, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन होते हैं? उनमें वो मटेरियल होते हैं जिनकी क्रॉसटिविटी लो, जिनकी रिटेंटिविटी भी लो, ठीक है, और जिनकी परमेबिलिटी पर हाई। भाई अगर परमेबिलिटी हाई नहीं होगी तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक कैरेक्टर को पोजेस ही नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे? हाई, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब तक इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस पे रखा, सोलेनॉइड के अंदर रख दो सोलेनॉइड के अंदर किसी भी चीज पर रख दो। आप करंट दोगे, आप करंट दे रहे हो, बहुत सारा करंट दे रहे हो, करंट आई दे रहे हो, पर वो करंट कहां से पास होकर जा रहा है? नंबर ऑफ टर्न से। तो इतना करंट दे रहे हो आप, अब इतना ज्यादा करंट दे रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी ज्यादा होगी तो सब्सटेंस भी क्या होगा? बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो जाएगा। पर द मोमेंट यू स्विच ऑफ द करंट, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज, मतलब उसकी रिटेंटिविटी भी लो है, क्रॉसटिविटी भी लो है। बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड देने में वो मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लेने से वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे आयरन। पर स्टील अगर एक बार मैग्नेटाइज कर दिया ना तो फिर उसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल है, स्टील। इसलिए स्टील का जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है ना वो बहुत मोटा होता है, क्योंकि उसे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड होता है। हिस्टेरिसिस कर्व क्या बताता है? कितना एनर्जी लग रहा है एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। और आयरन का क्या होता है? बहुत ही पतला होता है, मतलब इसमें एनर्जी स्पेंड बहुत ज्यादा करना पड़ता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। और इसका क्या होता है, जो स्टील होता है उसका, आयरन होता है उसका बहुत लो होता है, इसलिए वो जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आता है आयरन, और परमानेंट मैग्नेट बनाने के स्टील काम आता है। इज दैट क्लियर? विद दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है।